जय हिंद आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार वालों के साथ होंगे और आपके परिवार में भी खुशियाँ होंगी और सभी कोई स्वस्थ होंगे। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे प्राचीन भारत के 1000 प्रश्नों के सीरीज़ में। आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन तीनों वीडियो को देखा होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ की जानकारी दी थी कि आपको बस किसी भी वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। सुनने पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। 100% जब आप 2 या 3 बार देख लोगे तो कम से कम 80 या 85% तक आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। क्योंकि मैं जब आपके साथ किसी भी प्रश्न को चर्चा करता हूँ तो मैं 2-3 बार उसे बोलता हूँ। तो सुनने और जब किसी भी चीज़ को आप सुनते हो साथ ही साथ उसको देखते भी हो तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद होती है। तो आप फोकस इस पर कीजिए और हमेशा रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आप बुक भी पढ़िए, सिर्फ इसी चीज़ पर आप निर्भर रहेंगे तो यह चीज़ बिल्कुल भी आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। बुक भी पढ़िए फिर आके आप वीडियो वॉच कीजिए, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% आपका फ़ायदा होगा। जहाँ पर भी या जिस भी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो समाप्त होने के बाद तो फिर मैं बाद में उसे देखूंगा और उस पर संबंधित जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता कौन थे। यानी हर्षचरित और कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। प्रश्न ये कई बार रेलवे में पूछा गया है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो याद रखना है बाणभट्ट, और कादम्बरी के भी रचयिता कौन है, बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था, ये कहाँ पर करता था, तो याद रखना है ये प्रयाग में करता था। और प्रयाग कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था, यानी भूमि का कितना राजस्व दर आपको देना पड़ता था राजा को, तो 1/6 यानी 6 में से 1 हिस्सा आपको किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था, तो कहाँ पर पराजित किया था, तो याद रखना है नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, हर्षवर्धन को। संगम युग का महान शासक किसे कहा जाता है, संगम युग का, तो याद रखना है करिकाल को कहा जाता है। अच्छा, यहीं पर प्रश्न याद रखिएगा, संगम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो हरिहर एवं बुक्का को कहा जाता है। तो संगम का अर्थ क्या है, तो कवियों की गोष्ठी या कवियों की सभा, यानी जहाँ पे कवि लोग बैठ के अपनी चर्चा करते हैं, अपना विमर्श करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। अगला चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था कहाँ पर, तो याद रखना है मदुरई में हुआ था। और द्वितीय संगम कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कपाटपुरम में, ठीक है। यह कपाटपुरम, इसको अलवे भी कहा जाता है। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे, तो ये अगस्त्य ऋषि थे। और द्वितीय संगम के कौन थे, वहाँ पर भी अगस्त्य ऋषि की ही अध्यक्षता में हुई थी। अगला है, तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है नक्कीरर थे। ये सब प्रश्न उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कंपटीशन में कौन सा प्रश्न पूछ लेगा, कहना मुश्किल है। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था किसके द्वारा, तो याद रखना है ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है, यानी हमें जो संगम साहित्य अगर आप अध्ययन करते हैं तो इनके बारे में किसका विवरण आपको जानकारी मिलता है, तो याद रखना है चोल वंश का, चेर वंश का और पांड्य वंश के बारे में आपको जानकारी मिलेगी अगर आप संगम साहित्य का अध्ययन करते हैं तो। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था, तो याद रखना है करिकाल था। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था, तो करिकाल था, ठीक है।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर है ना, पुरी के जगन्नाथ मंदिर यानी नागर शैली का निर्माण करवाया था किसने? तो याद रखना है अनंतवर्मन चोडगंग ने करवाया था। अनंतवर्मन चोडगंग ने करवाया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो याद रखना है सोमवंशी राजा ने और ययाति केसरी ने। भुवनेश्वर में याद रखना है, भुवनेश्वर का यहाँ पर लिंगराज मंदिर का बात किया जा रहा है, तो ये सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था किसने? तो याद रखना है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अब आप ना इस पे लगा दीजिए, जितना VVI लगाना है डबल ट्रिपल सब लगा दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न कंपटीशन एग्ज़ाम का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है। आपको प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण या ब्लैक पेगोडा का निर्माण किसने करवाया था या किसने बनवाया था? तो याद रखना है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था 13वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरुपति मंदिर है कहाँ पर है? तिरुपति मंदिर, तो याद रखना है तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कहाँ पर? कंबोडिया में। और तिरुपति मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। नटराज मंदिर स्थित है, नटराज मंदिर याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये है चेन्नई में आपको। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसमें से अंकोर वाट तो ये तो VVI है आपको। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर हो गया कंबोडिया में, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में, नटराज मंदिर चेन्नई में, और मीनाक्षी मंदिर मीनाक्षी मामा ये हो गया मदुरई में। पांडे वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है मदुरई थी। पल्लव वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सिंह विष्णु को कहा जाता है। पल्लव वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? सिंह विष्णु को कहा जाता है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है कांची थी। और ये कांची जगह कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची। पल्लव वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? सिंह विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, और पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। और मीनाक्षी मंदिर भी कहाँ है? मदुरई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन, इसी के द्वारा करवाया गया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो याद रखना है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कॉपी में आप अभी सभी मंदिरों को नोट कर लीजिए, कौन सा मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? और महाबलीपुरम के तट का मंदिर जो था, इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना है अपराजित वर्मन था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, यानी चालुक्य वंश जो था इनके 3 शाखाएं थी। कौन सब थी? तो कल्याणी चालुक्य हो गया, वातापी चालुक्य हो गया, और वेंगी चालुक्य हो गया। अगला है वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? तो जयसिंह हो गया। वातापी, और इसी को बादामी भी कहते हैं, कि चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है वातापी ही थी। और इनके सबसे महान शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। यानी वातापी चालुक्य, वातापी जगह के जो चालुक्य थे इनकी राजधानी वातापी ही थी, लेकिन इनके सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो याद रखना है, या महान शासक कौन थे? तो वो पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है हमें कहाँ से? तो रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। किसके बारे में? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। अच्छा, हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था। अभी कुछ देर पहले ही हमने इस प्रश्न का डिस्कशन किया था। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया फिर? तो याद रखना है नरसिंह वर्मन ने। हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन ने, और पुलकेशिन को किसने हराया भाई? पुलकेशिन द्वितीय को, तो याद रखना है नरसिंह वर्मन ने हराया था। ठीक है, वातापी यानी वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना है कीर्तिवर्मन था।
और वेंगी के चालुक्य का शासक कौन था? विष्णुवर्धन। वेंगी, देखिए यहाँ पर भी वो आया और यहाँ पर भी वो आया, तो आप इनसे भी इनको जब एग्जाम में आपको ये ऑप्शन दिखे तो आप जब डायरेक्ट हिट ना कर पाएँ तो इस प्रकार से भी रिलेट करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन को कहा जाता है। और विष्णुवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है वेंगी ही थी। और ये वेंगी कहाँ पड़ता है भाई? आंध्र प्रदेश में। होयसल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? विष्णुवर्धन को। होयसल वंश का भी विष्णुवर्धन और वेंगी का भी कौन भाई? विष्णुवर्धन। और होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है द्वार समुद्र थी। और द्वार समुद्र को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हलेबीड के नाम से जानते हैं द्वार समुद्र को। और होयसल वंश का अंतिम शासक जो कौन था? तो याद रखना है वो बल था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? याद रखना है, ये प्रश्न ना कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस प्रश्न को एकदम आप ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है मानीखेड़ थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मानीखेड़ थी। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था। एलोरा व एलिफेंटा, ये प्रश्न याद रखिएगा, ये हो गया। और ये सब प्रश्न पूछा गया है कई बार। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट वंशों ने किया था या राष्ट्रकूटों ने किया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? अजंता की गुफा। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश का राजधानी कहाँ है? मानिकेट। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे दंती दुर्ग को कहा जाता है। अगला है, बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं कौन है? तो याद रखना है एलोरा। लेकिन सबसे अधिक यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? ये जो गुफाएं हैं तो वो याद रखना है सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं वहाँ पर एलोरा में। ठीक है, तो एलोरा के कैलाश मंदिर जो द्रविड़ शैली पर आधारित है, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना है राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, इन्हीं के द्वारा करवाया गया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। अच्छा, प्रश्न पूछेगा कि कैलाश मंदिर किस शैली का है? तो ये द्रविड़ शैली का है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन सा है? तो याद रखना है एलिफेंटा का गुफा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो कृष्ण तृतीय को कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? आप मेरे साथ बोलते भी जाइए, कृष्ण तृतीय को कहा जाता है। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। आपको क्या याद रखना है? कल्याणी के चालुक्य वंश का, यानी चालुक्य वंश का कहाँ का? तो कल्याणी का। ये इसकी स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। किसको हराया था? तो ये राष्ट्रकूट का पतन, यानी इनकी हार के बाद। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी भाई कहाँ बनाया था? तो मानिखेट में बनाया था। और कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे महान शासक कौन थे? तो याद रखना है वो थे विक्रमादित्य 6। ठीक है, विज्ञानेश्वर थे कौन? तो याद रखना है विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में वो थे। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा, ये देखिए ये प्रश्न एकदम VVI है। मिताक्षरा के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो याद रखना है विज्ञानेश्वर थे। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर थे। चोल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? विजयालय को कहा जाता है। चोल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? विजयालय को कहा जाता है। और विजयालय की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है विजयालय की राजधानी थी तंजौर। विजयालय की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। और तंजौर को ही क्या कहा जाता है? तंजावुर कहा जाता है। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो राजराज प्रथम था। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? राजराज प्रथम था। तंजौर के वृद्धेश्वर के शिव मंदिर को बनाया था किसने? तो राजराज प्रथम ने बनाया था। और श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी किसने? तो राजराज प्रथम ने ही की थी। याद रखना है श्रीलंका को आज से कई सौ वर्षों पहले भी वो भारत के अंडर ही था। तो याद रखना है वो किसके अंडर था? तो राजराज प्रथम ने उन श्रीलंका पर कब्जा किया था।
चोल काल में भूमि कर क्या था, तो याद रखना 1/3। ये बहुत ही उस समय कर, देखो टैक्स कितनी महंगी थी, 3 हिस्से में से 1 हिस्से देना पड़ता था शासक को। चोल काल में विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता था, अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अलवार। और चोल काल में शिव के उपासक को क्या कहा जाता था, याद रखना नैनार। ये दोनों प्रश्न भी प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चोल काल में विष्णु के उपासक को अलवार, विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता है, अलवार कहा जाता है। वहीं शिव के उपासक को क्या कहा जाता है, नैनार कहा जाता है। नटराज की कांस्य मूर्तियां हैं, तो नटराज की जो कांस्य मूर्तियां हैं ये किस काल की है, तो याद रखना है ये चोल काल की है। नटराज की कांस्य मूर्तियां किस काल की है, चोल काल की है। नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था किसका, तो चोल का। यानी चोल शासकों का नौसैनिक सभी शासकों में से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था किसके शासनकाल में, तो चोल वंश के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी चोल वंश का। ठीक है, और गंगेकोंड चोल कहा जाता है किसको, तो याद रखना है राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है गंगेकोंड चोल। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, तो राजेंद्र तृतीय को कहा जाता है चोल वंश का अंतिम शासक। पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश का मैं एक बार प्रयास करूंगा कि जो प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में बार बार वंश से संबंधित पूछे जाते हैं, मैं उनको कभी बोर्ड पर बिल्कुल लेके आऊँगा और मैं उसका विवरण बोर्ड पे ही आपको डिटेल्स में दूंगा और समझाने का प्रयास भी करूंगा। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना है पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। और पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था, तो याद रखना है धर्मपाल था। और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर, जो भागलपुर बिहार में है, इसकी भी स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, इसकी स्थापना किसने किया था, ये धर्मपाल ने किया था। 770 से 810 ईस्वी के बीच यह कार्यकाल था किसका भाई, तो धर्मपाल का था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना है मदन पाल था। और सेन वंश की स्थापना किसने की थी, सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की स्थापना किसने की थी, सामंत सेन ने। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना ये नदिया में थी, और ये नदिया लखनऊ थी। ठीक है, हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाले प्रथम राजवंश कौन थे, तो याद रखना ये सेन वंश ही थे जिन्होंने अपना अभिलेख को हिंदी में उत्कीर्ण कराया था। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना है सेन वंश का लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लक्ष्मण सेन। देखिए यहाँ पर सेन वंश भी है और अंत में सेन दिया हुआ भी है। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो याद रखना है बंगाल का हिंदू शासक भी लक्ष्मण सेन को कहा जाता है। और भारत का पूछा जाए तो वो हर्षवर्धन को कहा जाता है। लेकिन हर्षवर्धन का पूरे भारत पर कब्जा नहीं था, यह भी एक तथ्य है। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे कौन, तो याद रखना है जयदेव थे। लोहार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो संग्राम राज को कहा जाता है लोहार वंश का संस्थापक। हर्ष शासक था, याद रखना है कहाँ का, लोहार वंश का। और हर्ष का दरबारी कवि था कौन, तो कलहन था। हर्ष का दरबारी कवि कौन था, कलहन था। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमें कहाँ से, तो कलहन के द्वारा रचित एक राजतरंगिणी पुस्तक से। अब ये प्रश्न को आप एकदम इम्पोर्टेंट समझिए। प्रश्न बनेगा कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, राजतरंगिणी से मिलती है। और इस राजतरंगिणी को लिखा किसने था, तो याद रखने कलहन ने। प्रश्न बनेगा कि कलहन के द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तकें हैं या रचनाएं हैं, तो याद रखना है वो राजतरंगिणी थी। लोहार वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है, तो याद रखना है जयसिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जयसिंह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है आपके लिए, गुर्जर प्रत्याहार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो याद रखना है नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तो तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। बस आपको इतना याद रखना है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया,
अनंगपाल ने किया। ये कहाँ के थे? तो याद रखना ये तोमर के थे। और कब किया? 11वीं शताब्दी में किया। आप इस प्रकार से पढ़िए, दिल्ली नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अनंगपाल के द्वारा की गई। ये कहाँ के शासक थे? तोमर के शासक थे। कब किया गया? 11वीं शताब्दी में किया गया। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना है यशपाल था। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? नागभट्ट। और अंतिम शासक किसे कहा जाता है? यशपाल को कहा जाता है। गहरवाल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रदेव को कहा जाता है। और गहरवाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद था। तो याद रखना है ये वही जयचंद है जिसने किसको धोखा दिया था। आप इसके बारे में एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो क्योंकि ये टॉपिक कई बार हमारे देश में अभी भी वर्तमान पॉलिटिक्स में इसकी चर्चा की जाती है। लोग उपमा स्वरूप यही कहते हैं कि आज भी हमारे देश में कई जयचंद हैं। तो 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था किसने? तो याद रखना है मोहम्मद गौरी ने। और चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वासुदेव को कहा जाता है। अजमेर नगर की स्थापना एवं इनकी राजधानी, अपनी राजधानी इसको किसने बनाया था? चौहान वंश ने बनाया था। याद रखना है अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? चौहान वंश के द्वारा। और अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है अजयराज द्वितीय ने किया था। और चौहान वंश का जो अंतिम शासक था वो पृथ्वीराज तृतीय था। और पृथ्वीराज तृतीय को ही याद रखना है क्या कहा जाता था? पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। और इसी, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? तो याद रखना है चंद्रवरदाई था। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रवरदाई था। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था? चंद्रवरदाई ने किया था। इस प्रश्न को भी याद रखना है। पृथ्वीराज रासो रचना है किसकी? चंद्रवरदाई का है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था कब? 1191 ईस्वी में। याद रखना है तराइन के युद्ध में हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने, याद रखना है, मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था 1191 में। लेकिन मोहम्मद गौरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया कब? 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में। याद रखना है मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने सबसे पहले हराया था 1191 ईस्वी में, लेकिन उन्होंने उसे माफ़ कर दिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान को जब इन्होंने हराया तो फिर उन्होंने मार दिया। परमार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है उपेंद्र राज को कहा जाता है। परमार वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो राजा भोज था। कविराज उपाधि से विभूषित किया गया था किसको? तो याद रखना है राजा भोज को उपाधि दिया गया था। चंदेल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद रखना नन्नुक को कहा जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? नन्नुक को कहा जाता है। और चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है कालिंजर थी। चंदेलों की प्रारंभिक यानी पहली राजधानी कहाँ थी? सबसे पहले कालिंजर में थी। और चंदेल वंश के प्रमुख राजा कौन थे? तो राजा धंग थे। ठीक है, राजा धंग राजा का नाम ही था। धंग ने अपनी राजधानी बनाया था किसको? खजुराहो को। अच्छा, अगला प्रश्न है, कंदरिया का महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखना है राजा धंग ने कराया था। कल कहाँ का? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना है चंदेलों ने कराया था या धंग ने कराया था। खजुराहो का मंदिर बना है कहाँ पर? ये किस शैली का है? तो नागर शैली का है। ठीक है। अच्छा, अभी एक प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, द्रविड़ शैली का कौन सा मंदिर है? आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट में आप बताइएगा। खजुराहो का मंदिर संबंधित है किस धर्म से? तो जैन धर्म से। खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना है जैन धर्म से संबंधित है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है यशोवर्मन को कहा जाता है। चंदेल वंश का, किस वंश का? चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक किसे कहा जाता है? यशोवर्मन को कहा जाता है। मिहिर कुल पराजित हुआ था किसके द्वारा? तो यशोवर्मन के द्वारा। मिहिर कुल किसके द्वारा पराजित हुआ था? यशोवर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। और चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था? ठीक है, तो परमल था। कौन था? परमल। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेना नायक थे किसके? परमर्दी देव को, परमल को ही क्या कहा जाता था?
परमर्दी देव, और ये दोनों जो बहादुर सेना नायक थे परमर्दी देव के साथ ही युद्ध में मारे गए थे। सोलंकी वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो याद रखना है मूलराज प्रथम को कहा जाता है। सोलंकी वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? मूलराज प्रथम को। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनिहलवाड़ थी। कहाँ थी? अनिहलवाड़ थी। और सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए कौन? तो याद रखना है भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज, भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय ये याद में रखिएगा, और भीम प्रथम भी आपको रखना है। मोहम्मद गजनी, ये जो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ये किसके कार्यकाल में किया था? तो याद रखना है उस समय शासन किसका था? भीम प्रथम का शासन था। और दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया किसने था? तो भीम प्रथम ने बनवाया था। और इस समय सामंत जो थे वो कौन थे? विमल शाह थे। तो सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना भीम द्वितीय था, जिसने 1178 ईस्वी में किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक कौन थे? महाराणा प्रताप हो गए, राणा कुंभा हो गए, और संग्राम सिंह हो गए। तो याद रखिएगा सिसोदिया वंश से संबंधित कौन है? महाराणा प्रताप और राणा कुंभा। ये कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है, सीधा लोग यह समझते हैं महाराणा प्रताप एक महान शासक थे। लेकिन आपको ये भी अगर आप ध्यान में रखते हैं कि महाराणा प्रताप किस वंश से आते थे? तो सिसोदिया वंश से आते थे। और साथ ही साथ इसी वंश से संबंधित थे राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था किसका? तो सिसोदिया वंश का शासक था। और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना है राणा कुंभा ने करवाया था। अच्छा, महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को भी पराजित किया था। कहाँ पर? तो याद रखना है खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। कब किया था? 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में जो भी मैंने आपके साथ चर्चा किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं प्रयास करूंगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जब लिखना है तो वीडियो को समाप्त करने के बाद लिखना है, तो वहाँ पर आप लिखिएगा। तो मैं अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई और बहन कि आप लोग वीडियो को लिंक को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वो स्पष्ट दिखता है जब मैं एनालिटिक बाद में देखता हूं। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके भाई के द्वारा थोड़ा बहुत भी मदद आपका किया जा रहा है या आपका भाई अभी मेहनत कर रहा है, तो आपके भाई के मेहनत को ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन्हें अपने जो भी आपके सर्कल में लोग हैं वहाँ तक पहुँचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये टारगेट रखिए कि अगर हमको वीडियो ये अच्छा लगता है तो मैं कम से कम इसे अपने 20 दोस्तों के साथ या 20 रिश्तेदारों के साथ मैं इनको शेयर करूँगा या शेयर करूँगी। आपको ये तो एक नॉलेज वाला वीडियो है ना, तो आप शेयर कर सकते हैं और किसी का भी फ़ायदा हो सकता है। आपके रिलेटिव्स में कोई ITI के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में, यानी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आपसे पहले बैठ रहा है, वो इनको देखे और उनको अगर यहाँ से प्रश्न फंस जाए तो ये उनके लिए तो एक बूस्टर का काम करेगा। और आप किताब भी मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़िए। तो आपका अनुभव कैसा रहा हमारे साथ जुड़कर, आप इसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ आप इसे कम से कम 20 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना अनुभव भी कमेंट सेक्शन में हमें शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।